साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में समान विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी की बात किया और भौतिकी में महत्वपूर्ण चीजों को समझा। आज के क्लास में हम लोग समान विज्ञान के अंतर्गत ही रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तु को देखें। पिछले 2 दिन क्लास नहीं हो सका, उसके लिए बहुत खेद है। मैं कोशिश करता हूं कि क्लास निरंतरता के साथ नियमित समय पर चलता रहे, लेकिन कुछ आकस्मिक कारणों की वजह से कुछ ऐसे कारण बन गए जिसकी वजह से मैं 2 दिन आपके सामने नहीं आ सका। तो उसके लिए बहुत बहुत खेद है और कोशिश करूंगा कि आपकी निरंतरता बनी रहे और हम लोग कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु, और ये समान विज्ञान के रसायन विज्ञान से जुड़ा हुआ एक विषय। और आज हम लोग एक ऐसे मटेरियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पूरे जीवन को बदल दिया है। कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक, दोनों पहलुओं में उसका प्रभाव आज के समय में मानव के जीवन में देखा जाता है। चलिए उसी को शुरू करते हैं और देखते हैं आज एक महत्वपूर्ण पदार्थ को जिसका नाम है प्लास्टिक। तो ध्यान रखना है, आज हम लोग इस क्लास में प्लास्टिक संबंधित कुछ बेसिक चीजों को जानेंगे, क्योंकि प्लास्टिक आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसके बिना आज जीवन चल नहीं सकता। साथ ही प्लास्टिक जो हम आज यूज कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं, वो हमारे जीवन को कई रूपों में प्रभावित कर रहा, और उसी के चलते प्लास्टिक से संबंधित अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो प्लास्टिक का मतलब होता है सुघट्ट। ये ध्यान रखना, हिंदी में इसको सुघट्ट कहते हैं। तो सुघट्ट मटेरियल या प्लास्टिक मटेरियल, सुघट्ट पदार्थ। प्लास्टिक सब जानते हैं, सुघट्ट के बारे में शायद कम ही लोग जानते हो, जबकि सुघट्ट हिंदी वर्ड है और ये अंग्रेजी वर्ड। कुछ चीजों को अंग्रेजी में हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी नहीं समझ पाते। जैसे एक रिक्शा चालक को बोलें कि हमको सचिवालय जाना है, तो हो सकता है कि आपको वो ना पहुंचाए सचिवालय, लेकिन कहें कि सेक्रेटेरिएट जाना है तो रिक्शा वाला तुरंत समझ जाता, क्योंकि वो दैनिक जीवन हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका। उसी तरह से प्लास्टिक हमारे जीवन में इतना जुड़ चुका है कि प्लास्टिक के बारे में हर बच्चा जानता है कि प्लास्टिक क्या है। लेकिन अगर वही हम अपनी मातृभाषा में सुघट्ट कहें, नहीं समझ में आएगा। बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे कि सुघट्ट होता क्या। तो प्लास्टिक शुरू करने से पहले कुछ हम गुणों की बात करेंगे, और वो गुण से संबंधित तथ्य आपसे एग्जाम में पूछा जाए। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिक, उसके पहले समझना है कि प्लास्टिक एक मटेरियल है। तो इस मटेरियल को हम प्लास्टिक क्यों कहते हैं? तो ध्यान रखना है, जो पढ़ने जा रहे हैं वो मटेरियल है। मटेरियल मतलब पदार्थ होता। तो ये पदार्थ है, और पदार्थ जो है हमारे आसपास कई तरह का दिखता है, और उसमें से एक पदार्थ प्लास्टिक है। तो पहले तो समझना है कि ये प्लास्टिक का क्या आधार है, किस मटेरियल को हम प्लास्टिक के अंतर्गत रखें। तो जब मटेरियल को स्टडी करेंगे उनको गुण के आधार पर, तो प्लास्टिक जैसे कुछ और मटेरियल, और ये मटेरियल को हम बांटते जब हैं, तो यहां पर फोर्स की बात आती है। फोर्स मतलब बल होता है। हम बल के बारे में कई जगह पर आपको विस्तार से बता चुके। तो चलते हैं, इस बल को देखते हैं, और इस बल के आधार पर मटेरियल का विभाजन करते हैं, जिसमें एक मटेरियल हमारा प्लास्टिक भी। अब बिल्कुल आसानी से आपको समझा रहे हैं, इसको समझना। और समझना क्या है, तो इसको हम एक अपने दैनिक जीवन में होने वाले प्रयोग के आधार पर समझने का प्रयास करें। तो ये एक मटेरियल जो हमारे आसपास दिख सकता है, मटेरियल समझते हैं आप। केमिस्ट्री जब हम पहला लेक्चर दे रहे थे, तो पदार्थों को हमने समझने का तरीका बताया था कि पदार्थ किसको कहते हैं।
जो परस्थान घेरती है, जिसमें वजन होता है, जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं, वो पदार्थ होता है। लेकिन वही पदार्थ फोर्स के आधार पर कई भागों में विभाजित। तो ये एक मटेरियल यहां रखा हमने, और ये मटेरियल जो है इसको ऐसे समझना है कि यह रबर का गेंद है। क्या है ये? रबर का गेंद। बच्चे खेलते हैं रबर के गेंद से, तो रबर का गेंद है ये, और इस गेंद को हम हाथ में ले लें अपने और प्रेस करें इसे। तो हाथ में ले इसे पकड़ें और ऐसे दबाएं, तो दबाएंगे तो रबर जब होगा ये, तो ये दबेगा, जहां जहां से उंगली का दबाव पड़ेगा ये दबेगा, और दब करके ये जो गेंद है इसका शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा। और शेप कैसा होगा? तो शेप दबाव देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे। क्यों ऐसे? क्योंकि यहां पर प्रेस पड़ा, दबाव पड़ा, ऐसे दोनों तरफ से फोर्स लगा है, तो बीच में दब गया और वे वाला पार्ट फैल गया, तो दबाव से ये ऐसा हो जाए। तो मुट्ठी जब तक बंद किए रहेंगे तो ऐसा ये दिखेगा, जहां जहां से उंगली दबाएगी वो दबेगा और बगल साइड से वो निकल जाएगा बाहर। अब क्या करें कि जो गेंद को दबा रखे तो उसको छोड़ दें हाथ से, तो जो दबा हुआ ऐसे इसको छोड़ेंगे तो फिर ये गेंद अपने पुराने शेप में आ जाएगा, ऐसे जैसे यहां था वैसे ही बन जाएगा। ये कब होगा? जब रबर का होगा। तो जब ऐसा पदार्थ शो करे, कोई भी पदार्थ हो जिसको फोर्स लगाया जाए, ये क्या कर रहे हैं हम? फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स ऊपर नीचे से बल लगाया, दब गया, फोर्स लगाए तो आकार बदल गया, और फोर्स हटाए तो फिर पुराने रूप में वापस आ गया, जैसा पहले था वैसा ही बाद में हो गया। और जब ऐसा होगा तो कहेंगे ये पदार्थ क्या है? तो ये पदार्थ जो बना हुआ ये एक इलास्टिक मटेरियल, ये ध्यान रखना। ये प्लास्टिक हम लोग को पढ़ना है, लेकिन ऐसा जो होगा वो इलास्टिक होगा। रबर यूज करते हैं लोग, हेयर बैंड यूज करते हैं, तो क्या उसको फैलाते हैं तो फैलता है, छोड़ते हैं तो सिकुड़ता। तो क्या करते हैं? कहते हैं ये इलास्टिक है। तो रबर इज इलास्टिक मटेरियल। तो एक पदार्थ हो गया जिसको हम कह रहे हैं ये क्या है? तो इलास्टिक मटेरियल। एकदम ध्यान रखना है, बहुत सवाल यहां पूछेगा। ये यही नहीं, फिजिक्स में भी पढ़ना, एक टॉपिक ही पढ़ना पूरा इलास्टिसिटी। लेकिन हम प्लास्टिक पढ़ने जा रहे हैं तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो जब इतना हो गया तो कहेंगे इलास्टिक है। लेकिन अब यही समझें कि अगर इतना ही बड़ा गोल पिंड लें और ये गोल पिंड जो हो ये गूंधा हुआ आटा हो, क्या हो? गूंधा हुआ आटा। समझते होंगे सब लोग, समझते कि नहीं समझते? तो सब लोग बिहार के रहने वाले हैं, हिंदी भाषी हैं और हिंदी अच्छे से समझते हैं। तो गूंद देना या गूथ देना, आटा सान देना, बात एक ही है। तो आटा जो होता है वो पार्टिकल है, गेहूं को ग्राइंडिंग करने के बाद, पीसने के बाद बनता है। तो उसे पानी मिलाकर जब गूंदते हैं तो एकत्रित होता है एक जगह। तो ये गूंधा हुआ आटा का गोला है ये। अब एक गोला ले लें, यहां रबर का गोला था, यहां आटा है। अब उसी को ले, आटा को, और हाथ में ऐसे लेकर प्रेस करें, दबाएं, तो प्रेस करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। और ऐसा ही नहीं, काफी शेप में आपको अंतर आ जाएगा, जहां जहां उंगलियां पड़ेगी ये दब जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, जहां जहां प्रेस करेंगे दब जाए। तो यहां भी वही किए, यहां भी वही किए थे, यहां भी फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर नीचे से मुट्ठी बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आटा ऐसे हो गया। अब मुट्ठी खोल दें तो क्या होगा? कि गेंद जैसा हो जाएगा? नहीं होगा। जैसा दबाकर छोड़ देंगे वैसा ही रह जाए। आटा लें, अपने जो गमला होता है, बर्तन होता है, उसमें घूसा मारें, तो घूसा मार देंगे आटा में तो घूसा का शेप उसमें उभर आएगा, दिखने लगेगा, जहां जहां उंगलियां होगी दिखेगा कि कोई घूसा मारा है इसको। बच्चे लेकर के उसको डिजाइन करते रहते हैं, तरह तरह की चीजें बनाते हैं उसको खींच खाच करके। तो क्या हो रहा है कि ये फोर्स के कारण हो रहा है। आज जब ये आटा को गूंद करके ऐसे फोर्स लगा दिया और जब हटाए तो ऐसे ही रह गया, मतलब फोर्स हटा भी देंगे तो इसके शेप में अब बदलाव नहीं होगा, वो अब ऐसे ही रह जाएगा। जिस तरह फोर्स लगाएंगे उस हिसाब से उसमें बदलाव हो जाए। तो अगर ऐसा हो कि कोई मटेरियल लें, इसको फोर्स लगाकर शेप चेंज कर दें और फोर्स हटाएं तो शेप वापस ना आए, इसी रूप में रह जाए, तब इसको कहेंगे क्या है? ये प्लास्टिक है। ये क्या है? प्लास्टिक। तो इसको कहेंगे प्लास्टिक मटेरियल। ये ध्यान रखना है। तो एक हो गया इलास्टिक मटेरियल, एक हो गया प्लास्टिक मटेरियल। अब थोड़ा सा और सोचते हैं एक दूसरा चीज। ये जो गेंद ले रहे हैं
ये गेंद ऐसे है और ये गेंद जो है सूखी मिट्टी का बना हुआ, ये सॉइल है लेकिन ड्राई सॉइल है, सूखी मिट्टी है। जैसे कि आटा सूखा हुआ था, गूंद दिया तो ऐसे हो गया। लेकिन यही अब ये गोला जो ले रहे हैं सूखी मिट्टी का लें और इस पर फोर्स लगा, फोर्स हाथ में ले गीली मिट्टी और मुट्ठी बंद करें पूरा। तो जैसे इसको फोर्स लगाएंगे, ये गीली सूखी मिट्टी का एक टुकड़ा है ऐसे, अब इस पर फोर्स लगाएं ऐसे, तो फोर्स जब ऊपर नीचे से लगा देंगे तो यही गोला फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, टूटेगा और टूट करके बिखर जाएगा। कुछ टुकड़ा इधर गिर जाएगा, कुछ टुकड़ा ऐसे गिर करके इसमें चूर चूर हो जाएगा। तो यहां फोर्स लगाए तो कुछ अलग प्रभाव दिखा, यहां फोर्स लगाया अलग प्रभाव, यहां फोर्स लगाया तो चूर चूर हो गया। ये क्या हो गया, चूर चूर हो गया, चूर चूर हो गया। और चूर चूर हो गया तो ये मटेरियल जो मिला आपको, ये कौन मटेरियल, तो इसको कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। तो 3 तरह का मटेरियल फोर्स के हिसाब से आपको ध्यान रखना। कौन कौन हो गया, तो एक हो गया इलास्टिक मटेरियल, एक हो गया प्लास्टिक मटेरियल, एक हो गया ब्रिटल मटेरियल। इलास्टिक क्या होगा कि जिसमें फोर्स लगाएं तो शेप चेंज हो जाए और फोर्स हटा लें तो शेप वापस आ जाए, पुराने जैसा हो जाए, तो कहेंगे इलास्टिक है। एक में फोर्स लगाएं तो शेप चेंज करे और फोर्स हटा लें तो शेप वापस ना आए, तो कहेंगे प्लास्टिक मटेरियल। और एक में फोर्स लगाएं तो टूट कर चूर चूर हो जाए, तो कहेंगे ब्रिटल मटेरियल। तो यहां जो था ये क्या था, रबर का था, तो रबर क्या है, इलास्टिक मटेरियल। ये क्या था, गूंधा हुआ आटा, तो गूंधा हुआ आटा क्या है, प्लास्टिक मटेरियल। और ये क्या था, सूखी मिट्टी, तो ये क्या है, ब्रिटल मटेरियल। इसको हिंदी में प्रत्यास्थ कहते हैं। तो हिंदी में भी याद रखना है, बहुत लोग हिंदी भाषी हैं। प्रत्यास्थ पदार्थ, ये सुघट पदार्थ हम लिख चुके हैं। ये प्लास्टिक मतलब सुघट और ये ब्रिटल मतलब भंगूर। और आपसे पूछ दे एग्जाम में कि गूंधा हुआ आटा क्या है, तो इलास्टिक मटेरियल, जबकि सूखा आटा ब्रिटल मटेरियल। कांच क्या है, कांच क्या है, कांच को मारे हथौड़ी से क्या होगा, चूर चूर हो जाए, तो कौन मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल। पूछ दे गीली मिट्टी क्या होगी, तो गीली मिट्टी इलास्टिक मटेरियल, नहीं प्लास्टिक मटेरियल। जो गीली मिट्टी को ऐसे करेंगे तो ऐसे ही होगा, चाहे गूंधा आटा ले या गीली मिट्टी ले, एक बार दबा देंगे तो ऐसा ही रहे। रबर या इस्पात, ये सब क्या है, इलास्टिक मटेरियल। तो इसी तीनों में से हम लोग को यहां जो पढ़ना है वो इसको पढ़ना है, प्लास्टिक। तो ये जो इंपॉर्टेंट हमने बताया इसको ध्यान रखना है पहले, और एग्जाम्पल पर ध्यान देना कि कौन सा मटेरियल को किस कैटेगरी में रखा जाता है, जो आपसे एग्जाम में पूछता। ऐसे हम इस पूरे टॉपिक को जब फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, तो फिर से चर्चा होगी इसके बारे में डिटेल में, जहां पूरी तरह से रबर के बारे में, इस्पात के बारे में पढ़ना होता, जो भौतिकी में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब यहां पर इतना आप समझ लिए कि क्या होता है इलास्टिक, क्या होता है प्लास्टिक और क्या होता है ब्रिटल। तो इसके आधार पर अब प्लास्टिक को आपको डिटेल में स्टडी करना। और एक चीज साथियों ध्यान रखें बिल्कुल, कि प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिससे हर एग्जाम में सवाल पूछता है। अभी बीपीएससी 65वीं में पूछा गया था, 64वीं में पूछा गया था। आप एग्जाम में देखे होंगे, जो प्रश्न दिए होंगे, एग्जाम में बैठे होंगे, या जो प्रीवियस ईयर देख रहे हैं वो पूछा हो गया। बेके लाइट के बारे में पूछा है, पॉलिथीन तो पूछेगा, क्योंकि पॉलिथीन पर बैन लगा रही है सरकार, लेकिन फिर भी हम बेतहाशा पॉलिथीन को यूज कर रहे हैं। तो सब प्लास्टिक का ही टाइप है और पूरे जीवन को प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन की बात हो, प्रदूषण की बात हो, बीमारी की बात हो, प्लास्टिक का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। और हमारे आसपास जितने भी प्रोडक्ट आज दिखते हैं, चाहे खिलौना हो, टॉयज हो, बाल्टी हो, घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन हो, सब प्लास्टिक के बने होते हैं। और इसीलिए प्लास्टिक को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, नाम है प्लास्टिक। अब प्लास्टिक के बारे में आपसे पूछ दे कि क्या होता है प्लास्टिक, तो क्या कहेंगे। अब तो आपको समझा दिया गया कि प्लास्टिक क्या होता है। तो ये नहीं कहना है कि जो बर्तन बनता है उसको प्लास्टिक कहते हैं, जो हमें दिख रहा है वो प्लास्टिक है, लेकिन है क्या वो प्लास्टिक। तो कहेंगे कि वैसा कोई भी पदार्थ जिसको हम जैसा चाहें शेप दे सके, बल लगा करके हम जैसा चाहें उसको मोल्ड कर सकें, उसको डिजाइन कर सकें, जब चाहे उसका शेप बदल सकें, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे,
प्लास्टिक है। जैसे अभी हमने कहा था गूंधा हुआ आटा लें, उसको जैसा चाहे आप शेप दे सकते हैं। उसको आप चौला बना दें, गोल बना दें, पराठा बना दें, पूरी बना दें, दाल भर के पूरी बना दें, जैसा बनाएंगे वो बनेगा। उसके शेप को आप जैसा चाहे चेंज कर सकते हैं। तो जैसा शेप आप बदल सकें और शेप बदलने का उसमें गुण है, तो ऐसे पदार्थ को क्या मानेंगे? प्लास्टिक माने। तो सिंपल कहा जाता है, यहां केमिस्ट्री में जब शेप चेंज करना होता है तो दो चीज का प्रयोग होता है। एक टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर दो फैक्टर है जिससे पदार्थ का स्वरूप बदलता है। किसी को गर्म कर दें, स्वरूप बदलेगा। अब यहां ध्यान दें कि टेम्परेचर से क्या करना है कि कोई पदार्थ लें, उसको गर्म करें, गर्म कर और या नहीं तो ठंडा कर, गर्म करके और ठंडा करके। अगर उसका आकार बदल जाता है, दो काम करके, ठंडा कर या गर्म कर, आकार में परिवर्तन हो रहा हो, आकार में परिवर्तन हो रहा हो, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? प्लास्टिक कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो प्लास्टिक क्या हो गया कि वैसा पदार्थ जिसको ठंडा और गर्म करके या गर्म या ठंडा करके आप जैसा चाहे उसका शेप चेंज कर सकते हैं। उसको मन वांछित, आपको जैसी इच्छा है उसको ढाल सकते हैं सांचे में। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? प्लास्टिक है। बिल्कुल सिंपल है, कोई ध्यान रखना है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली सोचना कि गर्म और ठंडा कर अगर आकार बदल रहा है, आकार में परिवर्तन हो सकता है, तो उसको हम प्लास्टिक माने। अब जो प्लास्टिक है दो तरह का होता है, ये ध्यान रखना है। प्लास्टिक कितने तरह का? दो तरह का। एक का नाम है नेचुरल प्लास्टिक। कौन प्लास्टिक? नेचुरल प्लास्टिक। और एक का नाम है आर्टिफिशियल प्लास्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपको ध्यान रखना है। आप बीपीएससी में बैठे होंगे, एकदम ध्यान रखेंगे, एग्जाम में सवाल पूछेगा और पूछा है, बार बार पूछा एग्जाम। तो नेचुरल, आर्टिफिशियल प्लास्टिक तो है ही। प्लास्टिक हमने कहा एक ही कैरेक्टर है, उसको गर्म करके ठंडा करके आप क्या कर सकते हैं? शेप चेंज कर सकते हैं, जैसा चाहे उसको आकार में ढाल सकते हैं। लेकिन उसमें भी दो तरह है। इसको कहते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक, और इसको कहते हैं कृत्रिम। तो प्राकृतिक और कृत्रिम में क्या हो गया, क्या अंतर? तो प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक दो तरह का है, एक प्राकृतिक है, कृत्रिम। और प्राकृतिक को नॉर्मली नेचर से जोड़कर देखा जाता, मतलब वैसा पदार्थ जो प्लास्टिक हो और वो पदार्थ किसी जीव के द्वारा प्राप्त होता हो। किसके द्वारा? जीव के द्वारा। तो जब जीव के द्वारा प्राप्त होगा तो ऐसे पदार्थ को या ऐसे प्लास्टिक को क्या कहेंगे? नेचुरल प्लास्टिक कहेंगे। तो ध्यान रखना है कि नेचुरल प्लास्टिक क्या होता है? तो प्लास्टिक ही है, लेकिन ये जीव से प्राप्त होता है। पेड़ पौधे, जानवर, ये सब अगर बनाते हैं ऐसे पदार्थ को तो उसको नेचुरल माने। लेकिन आर्टिफिशियल क्या है? ये नेचर में नहीं मिलता। तो नेचर में नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो नेचर में नहीं मिलेगा तो ये जो होगा मानव निर्मित होगा। मतलब मानव अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से ऐसे प्लास्टिक का निर्माण आज बड़े पैमाने पर कर रहा। तो नेचुरल वाला कम पूछता है, आर्टिफिशियल वाला ज्यादा पूछता है। तो ये आर्टिफिशियल के बारे में ज्यादा ध्यान देना। तो पहला तो हो गया प्लास्टिक क्या है कि ठंडा गर्म करके आप उसको शेप बदल सकते हो, प्लास्टिक है जिसका शेप आप चाहे सा चाहे बदल सकते हैं। दूसरा कि ये दो तरह का है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का क्या मतलब है कि वो किसी जीव के द्वारा प्राप्त होगा हमें, और आर्टिफिशियल मतलब जीव नहीं बनाता है, मानव अपने दिमाग से बना देता, बुद्धि से, ज्ञान से, रिसर्च करके प्रयोगशाला में बना देगा, तो कहेंगे आर्टिफिशियल प्लास्टिक। तो चलिए इसी दोनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला हम शुरू करने जा रहे हैं नेचुरल प्लास्टिक। तो पहले नेचुरल देख लेते हैं, फिर आर्टिफिशियल भी देख लेंगे। तो पहला जो प्लास्टिक है वो नेचुरल प्लास्टिक। नेचुरल प्लास्टिक का मतलब प्राकृतिक प्लास्टिक।
ये ध्यान रखना है, प्राकृतिक प्लास्टिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक प्लास्टिक एग्जाम के दृष्टिकोण से। ज्यादा तो नहीं मिलता है, लेकिन एक आध ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाएं, क्योंकि वर्सेटाइल यूज है उसका। तो अभी हमने कहा कि नेचुरल प्लास्टिक एक ही कॉन्सेप्ट है कि वैसा प्लास्टिक जिसका निर्माण कौन करता है? कोई जीव करता है, कोई जीव करता है। पहला तो ये ध्यान रखना है कि जैसे ही जीव कर दिया और नेचर में मिल रहा है तो हम उसको नेचुरल प्लास्टिक मानेंगे, या नेचुरल कोई भी पदार्थ माने जो हमें पेड़ पौधे से मिल रहा हो, जानवर से मिल रहा हो, कोई भी चीज प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा, तो उसको मान लेंगे कि वो क्या है? नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं। अब नेचुरल प्लास्टिक का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और वही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछेगा, नाम है लैक, LAC, लैक। लैक को हिंदी में लाह कहा जाता है। तो लाह नाम सुने होंगे, और सुनना ही नहीं है, ध्यान रखना है, लाह को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाह एक नेचुरल प्लास्टिक है, ये ध्यान रखना है पहले तो। मतलब प्रकृति में हमें मिलता है और इसमें वो गुण है जिसको आप जैसा चाहें शेप दे सकते हैं। तो लाह इसलिए पूछता कि बहुत उपयोग है इसका। तो पहले तो ध्यान रखना है कि लाह हमने कहा नेचुरल प्लास्टिक है, तो बनाता कौन है? तो जब बनाने की बात आएगी तो इसका एक नाम है, और नाम जो है इसको लैक इंसेक्ट कहते हैं। बहुत सारे कीट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बना करके मानव को देता है। तो लैक इंसेक्ट पूछेगा कि लाह का निर्माण कौन करता है? तो लाह का कीड़ा करता है, ये ध्यान रखना। इसका बायोलॉजिकल नेम है जो आपको ध्यान रखना। कभी कभी ये पूछेगा जीएस में, और वो भी कमीशन के एग्जाम में पूछेगा, यूपीएससी बीपीएससी में। और आप यूपीएससी बीपीएससी के रिजल्ट में अपना नाम चाहते हैं तो थोड़ा सा इन सब चीजों पर ध्यान रखना, और इसी तरह से सिस्टमेटिकली पढ़ना है कि कैसे चीजों को देखते हैं। तो लैक इंसेक्ट लाह का कीड़ा हो गया, अंग्रेजी में लैक इंसेक्ट और हिंदी में लाह का कीट। लाह का कीट इंसेक्ट है, लेकिन बायोलॉजिकली इसका नाम है, और बायोलॉजिकली इसको एक नाम देते हैं जिसे लैक्सीफर लूका कहा जाता है। तो ये बहुत लोग नहीं जानते हो, और नहीं जानते इसलिए एग्जाम में पूछता। वो तो ढूंढता रहता कि क्या पूछे जो बच्चा नहीं जानता। तो ये ध्यान रखना है, अंग्रेजी में लैक इंसेक्ट, हिंदी में लाह का कीट, और बायोलॉजिकली इस कीट का नाम लैक्सीफर लूका। पूरे वर्ल्ड में इसको लैक्सीफर लूका ही कहा जाता। जैसे रेशम बनाता है कौन? रेशम का कीट बनाता है। वो रेशम जो हम पहनते हैं, रेशम की साड़ियां मिलती है, वो कीड़ा बनाता है। तो रेशम भी पढ़ाएंगे हम बाद के चैप्टर में। अभी जो पढ़ा रहे हैं वो लाह पर ध्यान देना। तो लाह का कीट है, और यही बनाएगा, प्रोडक्ट करेगा, और उसको हम लोग यूज करें। अब ये लाह का कीट जो है, ये लाह का कीट एक इंपॉर्टेंट पौधा पर आता है जिसको पलाश कहते हैं। ये ध्यान रखना है, पलाश का पौधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि लाह को पाला जाता है या लाह कीट को पाला जाता है किस वृक्ष पर? तो पलाश के पौधे पर। हिस्ट्री में पढ़ते होंगे पलासी का युद्ध कब हुआ था, कौन बता सकते हैं? तो पलासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था भारत के इतिहास में या भारत की राजनीति के लिए, और इसलिए पलासी का युद्ध बहुत पूछा जाता। कब हुआ था? 1757 ईस्वी। तो पलासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट, और पूछा गया था कौन बनेगा करोड़पति में। केबीसी जो देखते होंगे पहले से, तो केबीसी में 50 लाख का सवाल पूछा गया था। ये मतलब इस सवाल का कीमत 50 लाख था। सवाल यही था कि पलासी के युद्ध को पलासी का युद्ध कहा जाता है क्यों? यही अमिताभ बच्चन ने पूछा था हॉट सीट पर बैठकर, लेकिन वो बता नहीं पाए। जो हॉट सीट पर खेल रहे थे केबीसी, वो बता नहीं पाए, गेम से बाहर हो। और बहुत सारे लोग ये नहीं पता कि पलासी के युद्ध को पलासी का युद्ध कहा क्यों गया। सब लोग यही जानते हैं कि पलासी नामक गांव में हुआ था, इसलिए उसको पलासी का युद्ध कहते हैं।
लेकिन ऐसा है नहीं। पलासी का युद्ध इसलिए कहा गया कि जिस जगह पर युद्ध हुआ था उस क्षेत्र में पलाश के पौधे बहुत मिलते थे, और पलाश का प्लांट ज्यादा मिलने की वजह से इस युद्ध को अंग्रेजों ने पलासी का युद्ध का नाम दे दिया। और ये आपको ध्यान रखना, और ये पलाश इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी पर इस कीटे को रहना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। तो लैक इंसेक्ट्स है, लाह का कीट है, किस पर विकसित होता है? पलाश के पौधे। अब ये दिया जो क्या दिया? तो लाह दिया। ये लाह, इसी के लिए इसको हम पालते। और ये लाह जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं? तो महाभारत देखे होंगे आप लोग, अभी हाल फिलहाल लॉकडाउन में भी महाभारत दिखाया गया, बहुत अच्छी शिक्षाप्रद काफी चीजें हैं, जीवन दर्शन है, उसमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। अब यहां ध्यान दें कि लैक इंसेक्ट्स जो लाह बनाता है उसी से लाक्षागृह बनाया गया था। सबको याद होगा लाक्षागृह के बारे में। लाक्षागृह कौरवों ने बनवाया, मतलब दुर्योधन ने बनवाया था पांडवों को जलाने के लिए। तो जो बिल्डिंग बनाया गया था वो पूरी तरह से लाह से बना हुआ था, और उसको बनाया गया ताकि उसमें पांडव रात गुजारेंगे, आग लगा दी जाएगी, पांडव अपने माता के साथ जलकर भस्म हो जाएंगे। क्योंकि दुर्योधन का उद्देश्य था कि हस्तिनापुर उनको चाहिए था किसी भी कीमत पर। अब यहां ध्यान दें कि ये लाक्षागृह लाह से बनता है। क्यों? क्योंकि लाह बहुत इनफ्लेमेबल होता है, बहुत ज्वलनशील होता है, थोड़ा सा में आग पकड़ लेता है, और पकड़ेगा तो पिघलेगा, फिर आप बुझा नहीं पाएंगे इसको। तो ध्यान रखना है यही लाह से लाक्षागृह बना हुआ है। अब लाह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि आजकल इससे मुख्य रूप से चूड़ी उद्योग काम कर रहा है, ये ध्यान रखना। चूड़ी उद्योग में इसका बहुत प्रयोग है। इसके अलावा जितने भी काम सीलिंग के होते हैं, सील करना होता है किसी चीज को, तो इसकी प्रयोग। या तीसरा जो उपयोग है वो है स्वर्ण आभूषण के निर्माण, ये ध्यान रखना। ये तीनों चीज, और मुख्य रूप से ये चूड़ी उद्योग सबसे ज्यादा ही है। चूड़ी कहां का फेमस है इंडिया में? कोई बता सकते हैं? जीएस में पूछ दे कि चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है कौन? कोई बताइए। चूड़ी बहुत पहनते हैं, बहुत सारे गर्ल्स देख रहे हैं इस क्लास में। कहां का चूड़ी फेमस है? इंडिया फेम नहीं, वर्ल्ड फेम है। तो फिरोजाबाद की चूड़ियां वर्ल्ड में नामी है, और उसी तरह से बिहार में मुजफ्फरपुर की लाठी वर्ल्ड में नामी है। और लाठी जो बनता है इसी लाह से बनता है, ये ध्यान रखना। और लाठी के बिना शादी विवाह नहीं होता है, खासकर हिंदू संस्कृति में एक रिवाज ही है, और इसलिए लाठी उपयोग किया जाता है शादी में। और लाठी को एक इंपॉर्टेंट हिंदू संस्कृति में अलग स्थान दिया गया। ऐश्वर्या राय की भी शादी हुई थी तो मुजफ्फरपुर से लाठी गया था, क्योंकि ये पता है कि पूरे वर्ल्ड में मुजफ्फरपुर में ही लाठी सबसे अच्छा बनता। तो लाठी का निर्माण किससे होगा? तो लाह से होगा। और इसी से चूड़ी उद्योग डिपेंड करा। सीलिंग जो काम होता है, कोई भी दस्तावेज उसको सरकार जब सील करती है, तो कोई चीज को सील करती है तो देखने को ठप्पा मार देती है एक सील लगाकर। एक बार पिघलेगा, आप उसको जैसे ही ब्रेक करेंगे फिर वो आप पकड़ में आ जाएंगे, कोई सील तोड़ दिया है इसका। तो सीलिंग का काम जितना होगा इस लाह से होगा। और स्वर्ण आभूषण की हमने बात किया, तो स्वर्ण आभूषण का कॉन्सेप्ट क्या है कि स्वर्ण आभूषण सोने का जो बनता है वो बहुत भारी और भड़काऊ जो दिखता है, ये ध्यान रखना है। खासकर जो नॉर्मल लोग यूज करते हैं, जिनके पास पैसे कम हैं लेकिन दिखाना चाहते हैं कि हम 10 ग्राम के जगह 20, 25, 30 ग्राम का कंगन पहनते हैं, चेन पहनते हैं, बहुत सारे चीज पहनते हैं, लेकिन वो है हल्का, लेकिन उसको भड़काऊ दिखाना। अक्सर शादी विवाह में ऐसा ही होता है कि जब ज्वेलरी खरीदना होता है तो चूंकि दिखावा करना होता है तो वेट कम हो लेकिन दिखना चाहिए भड़काऊ। जब खोला जाए तो पूरा सोसाइटी जो बैठे हुए लड़का बर पक्ष और वधु पक्ष एकदम खुश हो जाए, अरे यार एकदम सोना से तो एकदम लाद दिया लड़की को, इतना सोना चढ़ा दिया। लेकिन वजन किया जाएगा तो सोना बहुत कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि अंदर तो पूरा खोखला है, वो पटरी का बना हुआ है, सोने का पत्तड़ का, तो अंदर में खाली रहेगा। और आप पत्तड़ का यूज कर देंगे, कंगन बना देंगे
और कंगन को हाथ में लेकर सोएंगी महिला तो दब जाएगा, चपक जाएगा। ऐसा ही होता, चेन कमजोर है और चेन पहनकर सोएंगे तो चेन जहां जहां पर दबाव पड़ेगा वो चिपक जाए, डिजाइन टेढ़ा हो जाए। तो इसके चलते करते क्या है कि अंदर जो खोखला पार्ट है, अंदर में पाइप बना दिया सोने का, और इस पाइप में पूरी तरह से क्या भर दिया, लाह भर दिया। अब लाह भर देंगे तो ये सोना मजबूती आ जाए, ये दबेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। तो ये उपयोगिता की वजह से लाह का बहुत उपयोग हो रहा है, और लाह इज ए टाइप ऑफ नेचुरल प्लास्टिक, ये ध्यान रखना। अब सरकार इन उद्योगों में उपयोग होने की वजह से लाह के उत्पादन पर बढ़ावा देती है, और लाह उत्पादन के लिए रांची के नामकुम में, नामकुम रांची झारखंड की राजधानी है, तो ध्यान रखना रांची में ही है, रांची जिले में। और नामकुम एक जगह है जहां पर लाह अनुसंधान केंद्र है, लाह अनुसंधान केंद्र है जो भारत सरकार का। और यहीं पर लाह का प्रोडक्शन कैसे हम करें, कैसे ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, लाह के इंसेक्ट को कैसे पाला जाए ताकि प्रोडक्शन को ज्यादा मिले, इसके चलते सरकार ने एक रिसर्च सेंटर बना दिया है। तो पूछता है एग्जाम कि भारत में लाह अनुसंधान केंद्र कहां है, तो नामकुम में है, जो झारखंड की राजधानी रांची के आसपास है। तो ये नेचुरल प्लास्टिक हो गया। देख रहे हैं कि हर पॉइंट एग्जाम में प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता, तो ये नेचुरल हो गया। और नेचुरल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आर्टिफिशियल। तो चलिए कृत्रिम को थोड़ा सा देखते हैं कि कृत्रिम का क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे कैसे मानव ने प्लास्टिक को बनाया। तो थोड़ा सा हम लोग को चीजों पर नजर रखना है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। आज बिना प्लास्टिक के हमारे जीवन चल नहीं सकते। आज पीपी किट की बात हो, जितने आज देख रहे हैं सब यूज हो रहा है मेडिकल फैसिलिटी में, सब प्लास्टिक से बनता। इंजेक्शन जितने भी लगते हैं सब प्लास्टिक का बना होता, और इसलिए प्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल से नहीं, आर्टिफिशियल से। तो यहां पर दूसरा जो सेक्शन है वो है आर्टिफिशियल प्लास्टिक। आर्टिफिशियल प्लास्टिक, तो गुण तो प्लास्टिक का ही है लेकिन आर्टिफिशियल। अब यहां पर क्या है कि नेचर में जीव जंतु नहीं बनाता है, ये करता क्या है, तो इसको बनाया मानव ने। और मानव ने बनाया कैसे, तो मानव ने रसायन का प्रयोग कर, केमिकल्स का, रसायन का प्रयोग कर प्रयोगशाला में इस प्रकार के प्लास्टिक का निर्माण करता है, इस प्रकार के प्लास्टिक का निर्माण करता है। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, यहां पर कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए कि किसको शामिल करेंगे आर्टिफिशियल में। तो कहेंगे कि वैसा प्लास्टिक जो मानव केमिकल्स के प्रयोग से लैब में बना लेता है, उसको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल प्लास्टिक है। और ये आर्टिफिशियल प्लास्टिक को जब स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि ये दो तरह का, और ये दो तरह के जो हैं उसी को थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना। तो चलिए देखते हैं। अब यहां पर जो मानव ने बनाया वो दो तरह का बनाया, मतलब ये दो प्रकार का। कितने प्रकार का, यह दो प्रकार का, मतलब आर्टिफिशियल प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। तो देख रहे हैं डिवीजन, ध्यान रखना कैसे कैसे बांटा गया, और जब बांटा गया तो इसको ध्यान दें। अब यहां दो प्रकार का जो होता है उसमें एक जो है पहला, उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। एक हो गया थर्मोप्लास्टिक और दूसरा हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो दो तरह का प्लास्टिक हो गया, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, हिंदी भी थोड़ा सा जानना है। अब थर्मोप्लास्टिक को हिंदी में उष्मीय प्लास्टिक कहते हैं।
उष्मीय प्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को दूसरा नाम दिया जाता है जिसे उष्मा दृढ़ प्लास्टिक कहें। उष्मा दृढ़ प्लास्टिक। तो दो तरह का हो गया, एक हो गया थर्मोप्लास्टिक और एक हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ये दोनों क्या है? तो आर्टिफिशियल प्लास्टिक। दोनों को मानव ने बनाया अपने विवेक से, अपने ज्ञान से। विज्ञान जब तरक्की किया तो मानव ने जरूरतों की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं के आधार पर प्लास्टिक का निर्माण किया, आर्टिफिशियल प्लास्टिक। जब आर्टिफिशियल प्लास्टिक बनाया तो दो तरह का बनाया। एक का नाम रखा थर्मोप्लास्टिक, उष्मीय प्लास्टिक, और दूसरे का नाम रखा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब यहां पर क्या ध्यान देना है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या कॉन्सेप्ट है, किसको थर्मो माने और किसको थर्मोसेटिक माने। तो यहां पर बिल्कुल कॉन्सेप्ट स्पष्ट रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक प्लास्टिक हम ऐसा लें, एक ऐसा पदार्थ लें प्लास्टिक मटेरियल के रूप में, जिसको गर्म करके और ठंडा करके बार बार हम जैसा चाहें उसका आकार बदल सकें। जब बार बार हम जैसा चाहें उसका आकार बदल सकें तो ऐसे प्लास्टिक का नाम थर्मोप्लास्टिक हो। यह हम ध्यान रखना। तो वैसा प्लास्टिक जिसे गर्म करें और ठंडा करें और उस प्रकार से उसके आकार को हम जब चाहें बदल सके, जब चाहे उसको मन वांछित आकार में बांट सके, तो कहेंगे क्या है? थर्मोप्लास्टिक। ये ध्यान रखना। और यही वजह है कि प्लास्टिक के जो सामान होते हैं, जो प्रोडक्ट यूज करते हैं हम लोग, उसमें से कुछ प्लास्टिक के प्रोडक्ट को वेस्टेज होने के बाद, कचड़े में होने के बाद भी खरीद करके कचड़ा वाला ले जाता, उसको रिसाइकिल करता, फिर उसको गरमाता है, गरम करके पिघलाता है, फिर उसको ठंडा करके फिर जैसा साचा में डाल देता। इसलिए वो प्लास्टिक बिकता है टूटने फूटने के बाद भी, पुराना होने के बाद। तो क्यों बिक रहा है? क्योंकि उसकी उपयोगिता है, वो अभी पुराना है, उसको फिर से तोड़ करके, फिर से उसको पिघला करके, फिर से वो नया शेप में आ सकता। तो कहेंगे क्या है? थर्मोप्लास्टिक। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है कि वैसा प्लास्टिक जिसमें हम गर्म और ठंडा करके सिर्फ एक बार उसका शेप चेंज कर सकें, सिर्फ एक बार। तो ऐसे प्लास्टिक को हम क्या कहेंगे? थर्मोसेटिक प्लास्टिक, उष्मादृढ़ प्लास्टिक। मतलब ये जो दो आधार है, इन दोनों के गुणों के आधार पर इसको ही आपको समझ लेना कि थर्मो क्या है और थर्मोसेटिंग क्या। तो जो आपसे काफी एग्जाम में पूछा जाए, आप प्लास्टिक को समझना है, प्लास्टिक के टाइप को समझना है और इसके गुणों को समझना। तो हमने कहा कि शेप चेंज होने के आधार पर दो तरह का, एक का नाम थर्मोप्लास्टिक, एक का नाम थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा जो है वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दो तरह का हो गया, यही आपको ध्यान रखना। नाम बिल्कुल स्पष्ट है, नाम से ही आपकी चीजें, आपको गुणों का अध्ययन हो जाता है। नाम आप समझ रहे हैं तो पूरा तरह से आप समझ रहे हैं। तो थर्मोप्लास्टिक को हमने कहा हिंदी में उष्मीय प्लास्टिक, ये उष्मीय प्लास्टिक है, ये ध्यान रखना। जबकि ये जो है उष्मा दृढ़ प्लास्टिक। तो दो तरह का हो गया, उष्मीय और उष्मादृढ़। अब यहां पर क्या है जो आपको समझना, तो यहां जो थर्मोप्लास्टिक है, हमने कहा कि ऐसा प्लास्टिक जो थर्मो के कैटेगरी में होगा, उसको आप मन वांछित आकार में जब चाहे क्या कर सकते हैं? ढाल सकते हैं। कैसे करके? गर्म और ठंडा करके। तो थर्मोप्लास्टिक में समझना है कि जब किसी प्लास्टिक को गर्म तथा ठंडा कर, गर्म तथा ठंडा कर बार बार मन वांछित
मन वांछित आकार में बदला जा सके, पहला ध्यान रखना है। तो जब बार बार आप बदल सकते हैं गर्म और ठंडा करके, तो कहेंगे क्या है, थर्मोप्लास्टिक, जबकि इसका उल्टा ये है। अब यहां ध्यान दें कि यहां भी शेप चेंज होगा, लेकिन ये शेप चेंज करने के लिए आपको पहले से पूरी तरह से सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहां बार बार नहीं हो सकता। एक बार गलती हो गई तो फिर आप उसको दोबारा गर्म ठंडा करके मोल्ड नहीं कर सकते। और इसलिए कहा जाता है ये उष्मा दृढ़ है, मतलब जैसे ही उष्मा के संपर्क में एक बार आएगा ये रिजिड हो जाएगा। और रिजिड होने मतलब बदलेगा नहीं। होता है ना, बहुत सारे रिजिड प्रवृत्ति होते हैं, एक लिबरल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो एक फ्लेक्सिबल है, जब चाहे इसको मोल्ड कर सकते हैं। एक व्यक्ति होता है कि हर सिचुएशन में ढल जाता, तो कहते हैं फ्लेक्सिबल, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता। लेकिन एक रिजिड होता है, रिजिड मतलब जो सोच लिया फिर अब वो टस से मस नहीं होगा। और सफलता में रिजिडिटी बहुत मायने रखती है। आप जितना रिजिड होंगे अपने लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य उतना ही जल्दी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जीवन जीने में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लक्ष्य के प्राप्ति में रिजिडिटी चाहिए और जीवन जीने में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अगर आप जीवन में फ्लेक्सिबल नहीं है तो बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है। और वही चीज यहां समझना है, यहां फ्लेक्सिबल है कि आप जब चाहे इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक ही बार ऑप्शन है, क्योंकि जैसे ही उष्मा के संपर्क में आएगा हार्ड हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। तो समझना क्या है कि जब कोई प्लास्टिक हो और उसको गर्म तथा ठंडा करके सिर्फ एक बार मन वांछित आकार में बदला जा सके। आकार में क्या किया जा सके, बदला जा सके। तो अंतर क्या है, यहां बार बार बदल सकते हैं, ये ध्यान रखना। और यहां क्या करना है, तो यहां सिर्फ एक बार बदल सकते हैं, क्योंकि ये तो दृढ़ है। जैसे ही हीट में आएगा, ये इंपॉर्टेंटली जैसे ही हीट में आएगा इसका शेप हार्ड हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, और वही एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो जब उसमें प्लास्टिक में आएंगे तो यहां पर आपको 2-3 प्लास्टिक मिलेगा। जैसे हम लोग को पढ़ना होता है, तो एक है पॉली इथिलीन, एक ये प्लास्टिक, दूसरा है पीवीसी, और तीसरा है पीवीसी के बाद टेफ्लॉन। ये ध्यान रखना। तो 3 प्लास्टिक हम लोग को नॉर्मली पढ़ना, और भी प्लास्टिक हैं, लेकिन इन तीनों पर ज्यादा फोकस करना रहे। तीनों उष्मीय प्लास्टिक के उदाहरण। उष्मीय मतलब थर्मोप्लास्टिक। जबकि यहां एग्जाम्पल में आएंगे तो यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा। एक मिलेगा जिसका नाम है बेकेलाइट, दूसरा जो मिलेगा उसका नाम है ग्लिप्टल, और तीसरा जो एक नाम है उसका नाम है वीटल। तो ये तीनों पूछता। अभी हमने कहा बीपीएससी में बेकेलाइट पूछा गया था, बीपीएससी 65वीं में पीटी में। तो बार बार पूछेगा प्लास्टिक से कि कौन प्लास्टिक किसके कैटेगरी में है, इसका क्या गुण है। तो अब जो हम लोग आगे देखेंगे वो देखेंगे इन सब के निर्माण की प्रक्रिया कि कैसे प्लास्टिक बनता है, और प्रयोगशाला में इनको बनाने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। तो वीडियो को जो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आपके ग्रुप्स में बहुत सारा मेंबर्स होंगे और जिसमें आप दिन रात अपने डाटा का इस्तेमाल करते होंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, बहुत सारा। तो थोड़ा सा लाइक भी करें ताकि ये चैनल
लोगों तक पहुंच सके और हम लोग अपने इस टीम को एक बड़ा टीम बना सके। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले विषय में अगले क्लास के साथ। थैंक यू। जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बहुत मस्त रहें। तनाव से बिल्कुल दूर रहें। तनाव किसी भी समस्या का समाधान नहीं। एक बार बोलिए प्रेम से, जय हो मैया की।